माई सेल्फ इज डॉक्टर मतलब है क्या, थोड़ा सा समझना पड़ेगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, देखिए अब ये जो 5 किंगडम 11th एंड 12th नीट के बच्चों को पढ़ाती हूँ, सो इसका फायदा आप लोगों को होगा ही। अगर आप भी 11th एंड 12th में नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बेटा अभी से तैयारी चालू करो, बिकॉज डोरेमोन में है ना बेटा कि सबसे पहले ना अगर कोई भी न्यू एपिसोड लगता है तो उसमें ना वो बहुत ऐसे डोरेमोन की आवाज बहुत मस्त है ना, प्यारी सी है, तो वो चिल्लाता है। वैसे ही अब देखो हम किंगडम फंगाई अच्छा लगा रहा मुझे। अभी थोड़ी देर पहले वैसे ही लग रहा था कि आज हम अभी पढ़ने जा रहे हैं किंगडम फंगाई, बहुत मस्त है। तो सुनो, कौन मस्त है, डोरेमोन भी बहुत अच्छा है और फंगाई भी बहुत अच्छा है। बताऊं क्यों? अगर फंगस को मतलब उसका स्ट्रक्चर वगैरह अच्छा है बेटा, जो उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो डिसीजेस कॉज करता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सुनो, फंगस को अब हमको पढ़ना है, ठीक है। फंगस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। एक मिनट, चलो, तो ये भूल गई थी मैं। ओके, फंगस अगर आप लो तो पढ़ना है तो कैसे करेंगे स्टार्ट वो बता दियो। सुनो सुनो, सबसे पहले तो क्या आप लोगों ने ऐसा मराठीत सांगू आपण त्याला बघा बेटा बुरशी लागलेलं बोलतो, बुरशी, यू नो व्हाट इज बुरशी। बुरशी लागलेली असते ना बाळांनो, की समवेयर सपोज अगर हम लोग कभी टिफिन जो है लेके गए एंड टिफिन हम लोग भूल गए, बहुत दिनों तक हम भूल गए, जब टिफिन खोलते हैं ढक्कन ढक्कन ओपन करते हैं बेटा, तो वहां पे हमको ना ऐसे व्हाइट कलर के थ्रेड्स की तरह, बुरशी कशी असते है ना, सो वैसा व्हाइट कलर के थ्रेड्स की तरह दिखता है, प्लस वहां पे व्हाइट ऐसे ब्लैक कलर के डॉट्स डॉट्स दिखने लगते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि फाइन थ्रेड्स ऑफ कॉटन है ना, कॉटन के कैसे थ्रेड से रहते हैं फाइन, यानी कि बहुत पतले पतले, तो वैसे अपने को वो जो है ना वो फूड के ऊपर दिखता है। यानी की ही जी बुरशी असते ना बेटा, तर त्यालाच आपण फंगस बोलतोय। दॅट इज नथिंग एल्स, इट इज द फंगस ओनली। इवन समटाइम्स यू नो, अगर जैसे मैंने टिफिन बोला, तो टिफिन में अगर सपोज मॉइस्ट भाकरी होगी, है ना, मॉइस्ट है भाकरी होगी या फिर रोटी होगी, या फिर आप देख लो कि कभी ब्रेड होता है, या फिर कुछ फ्रूट्स होते हैं, तो ये जब खराब होने लगते हैं, है ना, और देखो मैं वर्ड क्या यूज करी कि टिफिन में वो जो है हम लोग वो ढक के रखते हैं 2-3 दिनों के लिए। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है टिफिन के अंदर, एक तो जो फूड है उसमें मॉइस्चर है, ठीक है, तो मॉइस्चर है, एंड सेकेंड थिंग टिफिन बंद है तो वहां पे थोड़ा सा जो है यू कैन से टेम्परेचर है, थोड़ा सा थोड़ी सी गर्मी है। तो मैं क्या बोल रही हूँ ना कि एक्चुअल में फंगस को ग्रो होने के लिए दो चीजें लगती है। एक तो टिफिन में क्या था, मॉइस्चर, है ना, ओलावा ज्याला बोलतो बेटा अपन, सो दैट शुड बी देयर। एंड अनदर थिंग व्हाट ना, कि वहां पे उसको थोड़ा सा जो है टेम्परेचर चाहिए। म्हणून तर बेटा यू नो की आपल्या ज्या भाज्या असतात है ना, तर दूध असेल भाजी असेल एक्सेट्रा, तर ते उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये खूप खराब होत असतात, बट अगर हम लोग चीजों को फ्रिज में रखते हैं तो खराब नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए चीजें जो हमारा जो फूड है वो खराब नहीं होता है, क्योंकि फंगस को लेस टेम्परेचर नहीं चाहिए ग्रो होने के लिए। फंगस को कैसा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर। ये कंसेप्ट क्लियर होगी। चलो, अब सेकेंड थिंग में जाते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो फंगस है बुरशी जो बोल रहे थे, तो वो कैसे दिखता है, वो रोटी के ऊपर भाकरी के ऊपर कैसे दिखेगा, तो ऐसे थ्रेड्स 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 की तरह। कॉटन कैसा दिखता है, देखा कॉटन, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना वैसे, और उसके ऊपर ऐसे डॉट 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 डॉट। मैं सच कहूँ वो स्ट्रक्चर अगर वो डिसीज कॉजिंग नहीं होता ना, तो आप सच में उसको बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। खास करके जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में थोड़ा सा जूम करके देखो ना, बहुत सुंदर दिखता है। बस बात ये है कि जो सुंदर दिखता है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा यू नो तकलीफ भी दे रहा है वो। चलो, क्योंकि हर खूबसूरत चीज अच्छी ही होती है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही थी ना बेटा कि वो लोग कैसे होता है, मैं बताती हूँ, सुनो। ये वाली जो डायग्राम है ना बेटा, ये आपके बुक की डायग्राम है, ठीक है। तो ये डायग्राम देखो, इसमें ना कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि फिर से मैं बोल रही हूँ ये फिर से नीट में क्लास 11th एनसीईआरटी में है। अभी से क्लियर कंसेप्ट कर लो बेटा। फंगस की बॉडी के लिए क्या होता है, देखो फंगस की जो बॉडी होती है उसमें है ना ऐसे लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो ये ऐसा, यहाँ से यहाँ तक ये आगे जा रहा है, ये ऐसे, यानी कि ऐसे लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड लाइक, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग, ऐसे ऐसे ले लो,
ऐसे ना स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर इसके भी ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, ब्रांच बना दो आप, ये ऐसे दिखे। तो ये सब क्या है बेटा, ये दिख रहा है, ये जो मैंने दिखाया, ये ऐसा मैंने ड्रॉ किया, ऐसा ड्रॉ किया, ऐसे ये ब्रांचेस ब्रांचेस जा रहे हैं। तो ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, आप लोग है ना बेटा, इसको बोलो हाइफा। देखो, हाइफा यानी कि सिंगल। अगर एक ही आप ले रहे हो, यहां से यहां तक एक ही ले रहे हो तो बोलो हाइफा। आप सबको ले रहे हो तो बोलो हाइफे। क्या बोलना है? हाईवे। आई गेस है ना, टोटल धमाल मूवी में था वो हाईवे, है ना, तो वैसे हाईवे। चलो समझ में आई कंसेप्ट कि जो फंगस होता है। और एक बात बता दो बेटा कि कुछ फंगाई यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ फंगाई कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर, यानी कि उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है। कुछ फंगस कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर, ऐसे गोल गोल अकेले अकेले होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं। बट बहुत सारे जो फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं बेटा फंगस? बहुत सारे मल्टी सेलुलर। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, आप ही बताओ बेटा, ये यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है? ऑफ कोर्स ये क्या है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? मल्टी सेलुलर है। कंसेप्ट समझ में आई कि फंगस दो टाइप में होता है। कुछ फंगाई जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, एंड कुछ फंगाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर यानी कि जैसे ईस्ट, चलो यूनिसेलुलर यानी कि एक ले लो फिलहाल के लिए, ईस्ट होती है। कौन होती है? ईस्ट। लिखा करो बेटा, सिर्फ सुनते नहीं बैठना है, आपको राइट डाउन भी करना है। तो जो यूनिसेलुलर फंगस है, जिसके बारे में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं नीट में भी, यूनिसेलुलर जो फंगस है वो बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक कौन है बेटा? ईस्ट। इनमें से कौन है? एक ईस्ट है। अभी से नीट का कर लो, आगे है, उसका एक नाम लिख लो बेटा, सैकेरोमाइसिस सेरीविसिए। सैकेरोमाइसिस सेरीविसिए, चलो बेटा लिखो, उसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरीविसिए। उसको हम लोग एस डॉट सेरीविसिए भी लिखते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ लोगे बेटा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी से कर लो ये कंसेप्ट क्लियर। ये 12th एचएससी में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, और ऑफ कोर्स बेटा ये तो नीट एनसीईआरटी में आता ही है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि फंगस दो टाइप के होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर पे हम लोग आ जाएंगे फिर से। यूनिसेलुलर जो होते हैं यानी कि वो सिंगल सेल से उनकी बॉडी बनी रहती है, एक ही सेल होता है। उसमें जो बहुत सारे होते हैं उनमें से कुछ का नाम क्या है? उनको हम लोग बोलते हैं ईस्ट। यहाँ पे कौन सी ईस्ट मोस्टली यूज होती है? उसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरीविसिए, लिख लो। ये ईस्ट बहुत हेल्पफुल है, ये ईस्ट बहुत हेल्पफुल है। क्यों बेटा? क्योंकि इसको, हाँ प्लीज लिखो, इसको हम लोग है ना बेकर्स, बेटा बहुत बार ये कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है नीट का। इसको हम लोग बेकर्स एंड ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकर्स एंड ब्रीवर्स ईस्ट। बेकर्स यानी कि क्या? बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए। ब्रीवर यानी कि अल्कोहल के लिए, ठीक है। सो बेकरी में जो भी हम लोग बनाते हैं प्रोडक्ट्स, उसमें ये ईस्ट यूज होती है। अगर वाइन, अल्कोहल, ये सब बियर बियर वगैरह बनाना हो, ब्रीवर्स, तो उसके लिए भी ये पूछी जाती है। इसलिए फिर बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आता है ऐसे, विच इज नोन एज द बेकर्स एंड ब्रीवर्स ईस्ट, तो बोलोगे आप क्या? सैकेरोमाइसिस सेरीविसिए, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये यूनिसेल्युलर का जो फंगाई है उसका टॉपिक खत्म। लेकिन यहाँ से एक बात समझ लो बेटा, ये अगर हमको बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए भी हेल्प करिए, यानी कि सारे के सारे फंगस खराब नहीं होते हैं। सारे के सारे फंगाई जो होते हैं तो वो पैथोजेनिक नहीं होते हैं। मीनिंग आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोजेनिक, समझे बेटा। बहुत सारे फंगाई हमको यूज भी होते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये कंसेप्ट होगी, रखो साइड में। चलो आ जाओ बेटा अब मल्टी सेलुलर के इसमें। मल्टी सेलुलर में मैंने क्या बोला? ये जो डायग्राम आपको दिख रही है और ये नीचे भी, सो दैट इज एक्चुअली व्हाट? मल्टी सेलुलर बेटा। तो मल्टी सेलुलर के इसमें मैंने क्या बोला कि अरे वो जो होते हैं लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ऐसे ऐसे, ये ब्रांच्ड है, राइट। एक एक जो ब्रांच आती है उसको आप हाइफा बोलोगे, मल्टीपल बोलोगे तो हाइफे बोलोगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये ड्रॉ करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता ही नहीं चलता बच्चों को 11th में भी आ जाते हैं तो भी कि क्या है, क्या फंगस का स्ट्रक्चर, कितना इजी है। अब एक बात बोलो बेटा, यहाँ पे है ना कुछ टर्म्स है, बहुत अच्छा है ये, है ना। 8th में ही कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। सुनो,
ये जो फंगस है ना, तो ये फंगस में अभी और कुछ बातें दिख रही है। यहाँ पे है ना बेटा, फंगस का जो रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ये स्पोर्स के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, स्पोर्स के थ्रू। अब ये स्पोर्स क्या प्रकार होता है, प्लीज लिखो। तो स्पोर्स होते हैं बेटा, उनको लिखो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। क्या बोलोगे, डायरेक्टली बोलो, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बोलो बेटा। यूनिट यानी कि सिंगल होते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन होता है, उनको हम लोग स्पोर्स बोल रहे हैं। अब ये स्पोर्स है क्या, ये स्पोर्स जो होते हैं, लिखा क्या ये आप लोगों ने, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं, क्या आप लोगों को ये दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखो गोल गोल, ऐसे लग रहा है सैक है, पिशवी मन तो ना बाळांनो, सो वैसा लग रहा है, देखो ये, है ना। तो ये जो गोल 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 स्ट्रक्चर्स है, ये वाले, ये है ना बेटा, इनको आप बोलोगे स्पोरेंजियम। क्या बोलोगे, स्पोरेंजियम। लिखो बेटा, देखो मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है, अगर बच्चे 8th से ही जो भी सिलेबस में दिया है उसका हर एक वर्ड का मीनिंग वो कर लेना बेटा, 8th में, 9th में, 10th में, तो 11th एंड 12th में कोई भी उनको रोक नहीं सकता है सक्सेस को लाने में, समझे। 100% जो भी एंट्रेंस एग्जाम वो देंगे, 11th एंड 12th में प्रिपेयर करेंगे, वो पास होंगे, मतलब होंगे बहुत अच्छे मार्क्स से। ये सारा 11th का ही है जो 8th में दिया है, बस क्या करना है, कंसेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। देखो स्पोरेंजियम है, प्लीज राइट डाउन व्हाट इज दिस, दिख रहा है ये गोल 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 जो मैंने ड्रॉ किया है, इनके अंदर है ना बेटा स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, गोल गोल मैं ड्रॉ कर रही हूँ, देखो बेटा, स्पोर्स होते हैं, समझे, स्पोर्स होते हैं। तो यानी कि राइट डाउन, स्पोरेंजियम इज अ सैक लाइक, सैक यानी कि पिशवी सारखा बेटा, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इन विच स्पोर्स आर present, in which what are present, spores are present, sac like structure in which what are present, spores are present, समझे बेटा। देखो sac like structure है, उसमें क्या डाले हैं, spores डाले हैं, ये हो गया। उसके बाद में ये खत्म, उसके बाद में थोड़ा सा, एक मिनट, आप है ना ये देखो, ये वाला जो है, रुको, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये हाइफा दिख रहा है, ये भी हाइफा ही है, जो भी ऐसे लॉन्ग स्ट्रक्चर, ये भी हाइफा है, ये भी हाइफा है, ये भी हाइफा है, ये भी हाइफा है, ठीक है। तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं ना, द हाइफा विच इज बियरिंग व्हाट, स्पोरेंजियम, ये हाइफा है, ये फुल क्या है, दिस इज व्हाट, हाइफा। हाइफा के ऊपर कौन है बेटा, स्पोरेंजियम है, इसीलिए आप ये वाले हाइफा को बोलोगे स्पोरेंजियोफोर। क्या बोलोगे, स्पोरेंजियोफोर बोलोगे, स्पोरेंजियोफोर लिखो। फोर का मीनिंग होता है बियरिंग, लिखो बेटा, फोर का मीनिंग क्या लिखा है, बियरिंग। क्या है, क्या बियर कर रहे, बियर है यानी कि है उनके पास, बियर वो वाला बियर नहीं, छी छी, ये वाला बियरिंग मतलब क्या है उनके पास, सुनो, क्या है, स्पोरेंजियम है, क्या है, स्पोरेंजियम है, ठीक है। सो प्लीज राइट डाउन स्पोरेंजियोफोर, यहाँ लिखती हूँ बेटा ऊपर, इज द हाइफा विच बियर्स, बियर की स्पेलिंग ठीक से लिखना, BAR है, विच बियर्स, बियर्स मतलब क्या, कंटेन लिखो, विच कंटेन्स व्हाट, स्पोरेंजियम, ठीक है। देखो ये जो ये दिख रहा है, ये वाला हाइफा, ये देखो, ये वाला हाइफा, मैं ड्रॉ करूँ क्या यहाँ पे, देखो ये हाइफा और ये एक हाइफा, दो हाइफे मैंने ड्रॉ किए, दिख रहे ना आपको, हाँ। इसको मैंने ये सैक बना दी, स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर्स है, लेकिन इसको मैंने स्पोरेंजियम नहीं ड्रॉ किया है, ये वाली को इसको छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये ए है, ये बी है, इन दोनों में से कौन स्पोरेंजियोफोर है, कहाँ पे स्पोरेंजियोफोर है,
ऑफ कोर्स ये जो है, दिस इज एक्चुअली स्पोरेंजियोफोर। ये क्या है? स्पोरेंजियोफोर है। व्हाई? बिकॉज दिस इज द हाइफा विच बियर्स व्हाट? स्पोरेंजियम, इन विच व्हाट आर प्रेजेंट? द स्पोर्स आर प्रेजेंट। समझे बेटा कंसेप्ट? ओके, चलो, समझे ना? इजी है। अब होता क्या है पता है क्या? बाकी ये तो वर्ड्स है, कॉलम, कॉलमेला है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना स्पोरेंजियम का, कॉलमेला है, फिर एपोफाइसिस बोला है। इनका कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। अब और एक बात आ रही है बेटा, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फंगस जहाँ पे भी ग्रो होता है, तो जैसे अब ट्री होते हैं, तो ट्री को सॉइल में ग्रो होता है, तो ट्री को वहां पे सॉइल से एंकरिंग करने के लिए, पकड़े रहने के लिए रूट्स चाहिए। वैसे ही फंगस को भी कुछ तो चाहिए, रूट लाइक चाहिए। तो लिख लो बेटा, ये दिख रहे, ये ऐसे, ये है ना। आप रूट मत बोलना, आप इसको बोलना रूट लाइक। क्या बोलोगे? रूट लाइक। ठीक है, लिखो बेटा, राइजोइड्स आर व्हाट? थोड़ा इसी स्टार्ट कर देती हूँ, चलो। सो राइजोइड्स, ये राइजोइड्स है बेटा। राइजोइड्स आर नॉट रूट्स, हाँ, रूट नहीं है, क्या है? रूट लाइक है। लिखो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है राइजोइड की कंसेप्ट। राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, नॉट द ट्रू। चलो लिखो ऐसे, चलो कंप्लीट कर लो। नॉट द ट्रू रूट्स, समझे? नॉट द ट्रू रूट्स, रूट लाइक है लेकिन बेटा। चलो समझे राइजोइड्स का काम क्या होता है? देखो ना, रूट्स की तरह राइजोइड्स, आर आर आ रहा है। चलो, आर आर आर, ट्रिपल आर, शायद पता होगा क्या है। रुको ना एक मिनट, एक कंसेप्ट और है, क्या पता है ये क्या हो गया? यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, बट ये है ना, ये ऐसे, देखो 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 देखो, ये ऐसा है। पता है क्या होता है? ये स्पोरेंजियोफोर है, इसके ऊपर स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स है। ये स्पोर्स जब है ना बड़े हो जाते हैं, यानी वो मैच्योर हो जाते हैं, कैपेबल ऑफ मैच्योर, यानी कि क्या? लिखो बेटा, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। कैपेबल ऑफ व्हाट? रिप्रोडक्शन होते हैं बेटा। एट दैट टाइम उनको तो बाहर निकलना है। एट दैट टाइम ये जो स्पोरेंजियम है, सैक, वो ऐसे बस्ट होती है, ऐसे फूट जाती है, बस्ट होती है, और उसमें से जो स्पोर्स है, ये वाले जो स्पोर्स है, वो बाहर आ जाते हैं बेटा। समझे? बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट है। ओके, चलो, तो अब ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो, बहुत मस्त है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। इसमें क्या हो गया? हाँ हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ोगे क्या? थोड़ा सा और, बस एक ही कंसेप्ट एक्स्ट्रा पढ़ लो प्लीज। बताऊं आपको, है ना, ये जो है ना, ये गोल 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 गोल, ये सारे, ये भी स्पोर्स है। ठीक है, ये इसके अंदर जो थे, ये भी स्पोर्स ही थे। क्या डिफरेंस लग रहा है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है बेटा, ये स्पोर्स एक सैक के अंदर छुपे थे, ये स्पोर्स छुपे नहीं हैं, वो दिख रहे हैं, एक के ऊपर है वो, और दे आर विजिबल। विजिबल मतलब दिख रहा है। सुनो, ये सॅक के अंदर नाहीये, पिशवीमध्ये नाहीये बेटा, म्हणजे स्पोरेंजियम मध्ये नाही है। इथे तुम्ही बघू शकता, अरे वो तो अंदर है, सैक के अंदर है। यहाँ पे कोई सैक नहीं है, वो ऐसा सैक नहीं, यानी कि ऐसा कुछ गोल है उसके अंदर है, नहीं बेटा। तो इन स्पोर्स को आप बोल दो प्लीज एक्सोजीनस स्पोर्स। फिलहाल इतना ही देती हूँ, बताती हूँ, ठीक है। एक्सोजीनस स्पोर्स, तो इसको क्या बोलोगे? इसको प्लीज लिख लो बेटा, एंडोजीनस स्पोर्स। देखो बच्चों, एंडो का मीनिंग होता है इनसाइड, लिखो। एक्सो का मीनिंग होता है आउटसाइड। बहुत अच्छा है बायो, बहुत 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 खूबसूरत है। बस कि अब वो डायलॉग मत याद करना जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि सारी खूबसूरत चीजें अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ये वाली खूबसूरत चीज बहुत अच्छी है, बायो सच में बहुत अच्छा है।
आ, पढ़ाई में बहुत मतलब वो बहुत हेल्प भी करता है, पता है आपको। वो आपको आगे के जो बहुत सारे जो करियर ऑप्शंस होते हैं, बायो में बहुत सारे करियर ऑप्शंस है बच्चों को, लेकिन पता ही नहीं रहता है। बच्चों को सिर्फ दिखता है कि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, बायो के बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं है। चलो देखो, एक्सो का मीनिंग, सिर्फ एक्सो का मीनिंग होता है आउटसाइड, यानी कि ये आउटसाइड ही है ना बेटा, कोई सैक के अंदर है ही नहीं, इसलिए आउटसाइड। एंडो का मीनिंग होता है इनसाइड, ये सैक के अंदर है इसलिए क्या बोला है, इनसाइड। ठीक है। चलो अब बाकी और मैं कुछ नहीं बताऊंगी, वरना आप लोग बोलोगे मैम कितना पढ़ा रहे हो। चलो ठीक है। अब आते हैं फंगस के बारे में, वो थोड़ा सा हम लोगों ने डायग्राम कर लिया था। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में जाते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे ना किंगडम फंगस, उसकी साइज देखो, साइज है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, चलो हमने क्या पढ़ा था, सम फंगाई क्या होती है, यूनिसेलुलर ईस्ट, एग्जाम्पल ईस्ट है। अदर्स आर कैसी होती है, लार्ज होती है एंड विजिबल होती है, दिख सकती है, बुरशी दिखते बेटा। झालं। थर्ड हमने क्या पढ़ा बेटा पॉइंट, कि ये जो लार्ज फंगाई होता है कैसे दिखते हैं, बुरशी कैसे दिखते, दे लुक लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। थ्रेड लाइक यानी कि आप क्या बोलोगे, वहां पे हाइफे हाइफे होते हैं, बराबर। और उसके साथ में ये वाला पॉइंट नहीं बताया, सुनो, ये हाइफे ऐसे होते हैं, ये सॉरी, ये हाइफे जब आप ऐसे बनाओगे ना बेटा, उसमें ना मल्टीपल न्यूक्लियाई होती है, एक ही हाइफा में बहुत सारी न्यूक्लियाई भी होती है। देखो, मेनी न्यूक्लियाई, है ना। अब आप लोग है ना 8th में ही हो तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस का मीनिंग क्या होता है और न्यूक्लियाई का मीनिंग क्या होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, बेटा हमने किया हुआ है। बैसिलस, बैसिलाई, चलो बता, बैसिलस सिंगुलर था कि प्लूरल था, बैसिलाई सिंगुलर था कि प्लूरल था, लास्ट लास्ट में देखो क्या वर्ड आ रहा है तो उससे बताओ। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इट इज सिंगुलर, सिंगल न्यूक्लियस के बारे में बोलोगे, सिंगल के बारे में बोलो न्यूक्लियस बोल दो। मल्टीपल एक साथ न्यूक्लियस आ जाएंगे तो बोलो न्यूक्लियाई। तो सिंगुलर ये हो गया न्यूक्लियस, ये सिंगल है, और न्यूक्लिया क्या है, मल्टीपल। लिखो, मल्टीपल, लिखा बेटा, हो गया खत्म। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो हाइफे है, हाइफे में बहुत सारे न्यूक्लियाई होने के चांसेस है बेटा, मैनी न्यूक्लियाई हो सकते हैं उनके साइटोप्लाज्म में। एक बात बोलूं, फंगस जो होता है ना ये नॉन ग्रीन होता है बेटा, है ना। फंगस हे ग्रीन कलरचे नसतातच, मग जर ते ग्रीन नसतील देन आर दे ऑटोट्रॉफिक, क्या ऑटोट्रॉफिक है, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ये लोग बहुत अलग होते हैं। इन लोगों को डेड एंड डिकेड जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, डेड बॉडीज होते हैं, उनमें से उनको न्यूट्रिएंट्स पीना अच्छा लगता है, यानी कि वो सेप्रो, बोलो बोलो, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं या फिर सेप्रोफाइट्स होते हैं, और अनदर वर्ड क्या बोला उसको, डिकम्पोजर्स होते हैं बेटा। ये कंसेप्ट पहले के ही लेक्चर में हो चुका है। ओके। तो फंगस कैसे होते हैं देखो, दे आर हो गया, दे आर देखो, नॉन ग्रीन, यूकैरियोटिक वो तो फिक्स है यूकैरियोटिक, बट नॉन ग्रीन है यानी कि कौन हो गया, हिटोट्रॉफिक। और हिटोट्रॉफिक में भी वो क्या होते हैं बेटा, सेप्रोट्रॉफिक, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ लो बेटा कि सेप्रोट्रॉफिक मतलब क्या होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक या फिर सेप्रोफाइटिक यानी कि दे एब्सॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो भी खराब हो रही है चीजें, सड़ रही है चीजें, उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, इनको वो अच्छा लगता है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है बेटा। ठीक है। अब आगे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। फंगस के पास सेल वॉल है, ठीक है, कोई बात नहीं, सेल वॉल है तो है, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि वो किससे बना, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अ सेल वॉल ऑफ अ फंगस, इट इज काइटिन। क्या बोलोगे, काइटिन, चिटिन मत बोलना बेटा, काइटिन बोल दो। ठीक है, ये करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल वॉल हमेशा कैसी होती है बड़ा, वो तो टफ होती है ना, कॉम्प्लेक्स शुगर है काइटिन। सुनो, ये जो काइटिन है, सेल वॉल हमेशा है ना किसी शुगर से ही बनती है, वो प्रोटीन से नहीं बनी है, वो फैट से नहीं बनती है। सुन लो, प्रोटीन ये जो होती है ना, क्या बोलूं यार,
सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया की ले लो, प्लांट्स की ले लो, या फिर फंगस की ले लो, सेल वॉल इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, है ना। जैसे प्लांट्स में सेलुलोज होता है, यहाँ पे कौन है, काइटिन है। कौन है, काइटिन है, समझे। चलो, अब नेक्स्ट आता है, अरे यार अब इनका रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इनका रिप्रोडक्शन तो स्पोर्स के थ्रू होता है। देखते हैं, ये लोग बोल रहे हैं अरे ये लोग तो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अभी तक हमने प्रोटिस्टा देखा, मोनेरा देखा, कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करा था, ये पहले जो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनका जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। नहीं, हम लोगों ने अभी लिया था स्पोर्स, तो स्पोर्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन, अभी तक मोनेरा प्रोटिस्टा में वही देखा है, या फिर बडिंग। यस, देखो बडिंग क्या होती है, अगर ये ईस्ट है, इफ दिस इज ईस्ट ऐसा दिखता है, तो ईस्ट के ऊपर ऐसा ग्रोथ, आउट ग्रोथ, तुम्हाला माहित आहे टेंगुळ येतं, टेंगुळ, राइट, कोणी मारलं तर इथे ऐसा टेंगुळ येतं, व्हाट इज दैट, वो सूज जाता है, बाहर आता है, आउट ग्रोथ। वैसे ही ये जो ईस्ट है, ईस्ट का ये क्या है, बड है बेटा, ये क्या है, बड है। बड यानी कि क्या बोलोगे वर्ड आपको, आउट ग्रोथ, क्या बोलोगे बेटा उसको, आउट ग्रोथ है ये, आउट ग्रोथ। आउट ग्रोथ समझो, बताओ कैसे, जैसे स्किन है, स्किन के ऊपर जब पिंपल आता है वो आउट की तरफ ग्रो हो रहा है ना, ऐसे, ठीक है, तो आउट ग्रोथ होती है, उसको हम बर्ड्स बोलते हैं। तो ईस्ट में क्या है, बडिंग, यहाँ लिख लो ना यार, बडिंग, एग्जाम्पल लिखो, ईस्ट। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ऐसे लग रहा है मैं ना 12th ही पढ़ा रही हूँ, 12th या 11th ही पढ़ा रही हूँ, ऐसे लग रहा है। इसलिए ना मैं जो चाहती हूँ ना कि बच्चे अभी से प्रिपेयर करें, हम लोग ना आगे बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं। वो जो 11th एंड 12th में जो बच्चों को प्रेशर आता है ना यार, वो कम करना है बस, इसीलिए अभी से पढ़ना है। चलो, अब आगे, आगे हमने देखा था बेटा फंगस को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्ट चीजें चाहिए होती है, जैसे भाकरी बोला है एक्सेट्रा। और कैसा दिखता है वो, फाइन कॉटन, है ना, थ्रेड लाइक दिखता है, टफ्ट की तरह, है ना, बहुत ऐसे गुच्छा झालेला। नाउ हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फंगाई, क्या क्या है देखो। यहाँ पे सबसे पहले ये कंप्लीट हो गया, बेकर्स ईस्ट बोला है, सैकेरोमाइसेस सेरिविसिए। सुनो बेटा, यहाँ पे मैंने ना अंडरलाइन नहीं किया, मतलब पहले से नहीं किया हुआ था, देखो तुम लोग जब लिखोगे वहां पे इसको ऐसा अंडरलाइन एंड ऐसा अंडरलाइन, सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन करना है। आप पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया क्यों करना है, ठीक है। अब आगे क्या है, कौन सी ईस्ट है, बेकर्स ईस्ट। प्लीज यहाँ पे और एक ऐड कर दो, ब्रीवर्स भी होती है, ब्रीवर्स एंड बेकर्स ईस्ट ऐसे डाल लो। ब्रीवर यानी कि क्या, ब्रीवरी, ब्रीवरेजेस यानी कि क्या, अल्कोहल। उसके बाद में एक है एस्परजिलस, तो एस्परजिलस जैसे कॉर्न जो होता है ना, कॉर्न, मका माहिती आहे बेटा, मकस, कणीस, मका, कणीस, तर ते कॉर्न वरती जो येतो, सो इट इज एस्परजिलस, कर लो। पेनिसिलियम एक है, लर्न कर लो। उसके बाद में मशरूम है, हम लोग जो मशरूम्स खाते हैं ना, खाते हैं मशरूम्स, सो वो भी फंगस ही है, बट एडिबल है वो। एडिबल यानी कि क्या बेटा, कैन बी ईटन, खाने लायक जो होते हैं उनको हम लोग एडिबल बोलते हैं। जिन चीजों को हम लोग खा सकते हैं उनको हम एडिबल बोलते हैं। जिस तरह से अगर हम कोई ऑयल लाते हैं, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, वहां पे एडिबल ऑयल लिखा रहता है, तो मशरूम्स भी एडिबल फंगस है, लिखो मशरूम क्या है, एडिबल फंगस। अच्छा, और एक और आ रहा है कैंडिडा, ये बस डायरेक्टली नेम सी कर लो, बाकी इनके बारे में बहुत डिटेल है, आप लोग बोलोगे मैडम बस हो गया। चलो इतना ही करो फंगस के बारे में, ठीक है। अब आगे ना हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, अलगे के बारे में अभी कर लेते हैं। सुनो, बहुत कम ही है, इतना ही है क्या बेटा अलगे के बारे में, वाह बहुत कम है। सुनो, अलगे भी 11th एंड 12th में आता ही है। आता एक सांगू का तुम्हाला, जब वर्ड है ना अलगे आ रहा है, तुम्हाला माहिती आहे शेवाळ, कभी सुना है, मराठी में म्हणतात अरे तिथे शेवाळ आले, हळूहळू चल,
म्हणजे ना एकदम निसटशील. सो व्हॉट इज दिस? आणि हे मोस्टली आपण बोलतो पावसाळ्याच्या दिवसात. इट मीन्स जब भी रेनी सीजन होता है बेटा, तो एट दैट टाइम जो रॉक्स होते हैं, अगर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहां पे रॉक्स होते हैं, है ना, सिंहगढ़ पे चले गए, कहीं पे हम लोग गए ऐसा, तो रॉक्स के ऊपर वो ग्रीन कलर का जो आता है ग्रीन कलर का, सो दैट इज, जिसको हम लोग मराठी में शेवाड़ बोलते हैं, तो वो स्लिपरी होता है, छोटा छोटा होता है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, अलगे। अलगे बहुत जगह पे ग्रो होता है। अलगे जो है अभी बारिश के दिनों में देखो, जहाँ पे दीवार होती है हम लोगों की, है ना, तो वहां पे नीचे नीचे भी आ जाते हैं वो, बहुत जगह पे ग्रो होते हैं वो। और अलगे कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर। तो हो गए ग्रीन कलर, यानी कि क्या है उनके पास? ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है बेटा। क्या है उनके पास? ग्रीन कलर का पिगमेंट। लिखो, क्लोरोफिल होता है। ये क्या है क्लोरोफिल? इट इज ग्रीन पिगमेंट। अच्छा, तो जो अलगे हैं ग्रीन कलर के दिखते हैं, यानी कि उनके पास क्या है? देखो लिंक कैसे लग रही है, क्लोरोफिल है, लेकिन ये तो कलर है। पिगमेंट का मीनिंग लिखो बेटा, कलर। ये तो कलर है, तो ये पिगमेंट किसके अंदर होगा? इनसाइड। इनसाइड कौन सा ऑर्गेनिल? क्लोरोप्लास्ट। तो अलगे के जो सेल है बेटा, अलगे अगर क्लोरोप्लास्ट ये सब बोल रहे हो तो यानी कि वो प्लांट है, एनिमल तो है नहीं, फंगस भी नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है। अलग हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अलगे के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? अलगे के बारे में। अलगे शेवाळ जे ग्रीन कलरचं असतं, ग्रीन कलर का है यानी कि ये प्लांट है बेटा। प्लांट है यानी कि उसके पास क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनिल। उसके अंदर कौन होगा? ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल है, इट मीन्स वो क्या करेगा बेटा? फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो क्या होगा बेटा? ऑटोट्रॉफिक होगा। देखा कैसे कंसेप्ट निकल रही है एक के बाद एक? कितना इजी है ना? बहुत इजी है। लिखा क्या ये सब? देखो यहाँ पे है, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड फिर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो वो क्या हो गए? ऑटोट्रॉफिक हो गए। ओके, आगे की बात ले लो बेटा। अब ये जो होते हैं, अब देखो एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है क्लोरेला। क्लोरेला, क्लॉ ही बोलना, हाँ। वैसे भी यहाँ पे क्लोरेला आ रहा है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, वैसे ही क्लोरेला, ये अलगे है। और क्या है? क्लैमिडोमोनस, यूनिसेलुलर है बेटा। क्लैमिडोमोनस समहाउ है ना, यू ऐसे दिखता है, लिख लो। क्लैमिडोमोनस है ना, वो ऐसा दिखता है, ड्रॉ कर लो क्लैमिडोमोनस। और क्लोरेला ये ग्रीन अलगे हैं। रुको, ये जो है ये दोनों क्या है बेटा? ग्रीन कलर के अलगे हैं। ये दोनों कौन है? ग्रीन अलगे। अब आप बोलोगे कि मैडम ऐसे कैसे? हम तो ग्रीन ही देख रहे हैं। सच बोलूं, 11th में जब जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि अरे रेड भी अलगे है, अरे ब्राउन भी अलगे है, और फिर से अरे ग्रीन भी अलगे हैं। यानी कि 3 टाइप के कलर्स होते हैं बेटा, रेड अलगे, ब्राउन अलगे, ग्रीन अलगे, है ना। और एग्जाम में पूछते हैं नीट के जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उनके एग्जाम्पल्स, तो यहीं पे कंप्लीट कर लो। ग्रीन अलगे में क्लोरेला एंड क्लैमिडोमोनास है। ओके, वो हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद में ये ऑफ कोर्स यूकैरियोटिक होंगे, ये पानी के यहाँ पे रहते हैं बेटा, इसीलिए एक्वेटिक हो गए। और दूसरी बात क्या, कि ये लोग जो होते हैं अलगे, जैसे अब मैंने बोला ये यूनिसेलुलर है, लिखा ना आपने, क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास, ये लोग कैसे हैं बेटा? यूनिसेलुलर। तो कुछ जो होते हैं अलगे यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ अलगे जो होते हैं मल्टी सेलुलर, जो आंखों से दिख रहे हैं वो मल्टी सेलुलर है। चलो, यूनिसेलुलर भी होते हैं, वेरी फ्यू स्पीशीज, एंड बहुत सारे जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर। अगर यूनिसेलुलर होंगे तो माइक्रोस्कोपिक होंगे, बहुत छोटे छोटे, ये दिखते नहीं बेटा आंखों से, क्योंकि उनकी साइज बहुत छोटी होती है, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और जो मल्टी सेलुलर है वो तो दिख जाता है, वो तो आंखों को ही दिखते हैं, शेवाळ आपल्याला दिसतं ना, इट मीन्स वो यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर है फिर, ठीक है। चल, हो गया खत्म बेटा। तो देखा आप लोगों ने, हमने देखो, वन मोर थिंग, अलगे किस में आता है? रुको बेटा, रुको रुको रुको, प्लीज यहाँ पे लिखो, किंगडम प्लांटे, राइट डाउन, राइट डाउन, किंगडम प्लांटे, यानी कि प्लांट किंगडम में हम लोगों ने अलगे को पढ़ा।
5 किंगडम थे ना, मोनेरा खत्म हो गया, प्रोटिस्टा खत्म हो गया, फंगाई खत्म हो गया, किंगडम प्लांटे में अलगे को पढ़ा हम लोगों ने। बस एनिमलिया है, तो एनिमलिया वो इसमें इस चैप्टर में तो नहीं दिया है उन्होंने, बट एनिमलिया में सारे एनिमल्स ही है जो अपनी तरह दिखते हैं। फिर अपने बारे में आप लोग तो लिख सकते हो, एनिमल्स क्या करते हैं, कैसे टीथ होते हैं, स्किन होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब। ओके, तो ये सब थे किंगडम प्लांटे के बारे में, बहुत इजी है। अब बेटा सबसे लास्ट वाला टॉपिक हमारा आ रहा है, और उसको हम लोग बोलते हैं वायरसेस। क्या बोलते हैं बेटा? वायरसेस। एक बात बोलूं, वायरसेस बहुत मस्त है। क्या है? वायरसेस जो होते हैं वो बहुत मस्त होते हैं। वायरसेस क्यों मस्त होते हैं? एक्चुअली वो बहुत डेंजर होते हैं, मस्त नहीं होते हैं, बट उनका स्ट्रक्चर ही, उनकी स्टोरी ही बहुत अलग है। अभी कंप्लीट कर देती हूँ इसे इसमें। आप लोगों को पता है जब आपका मूड खराब होता है, स्पेसिफिकली घर में, हाँ, क्योंकि हमारे सारे लाड जो होते हैं वो घर पे ही चलते हैं, बाहर तो कोई हमारे लाड करता ही नहीं है ना। किसी को कोई परवाह नहीं पड़ती है कि हाँ, बाहर वालों को, हाँ, घर वालों को अपने मूड का बहुत फर्क पड़ता रहता है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जब है ना आपका मूड खराब होगा, सोचो, जब आपका मूड खराब होगा तो आप लोग क्या करोगे? घर में, हाँ, घर में चल रहा है ये सब, तो मम्मी ने डांट दिया, कुछ हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं ना, तो हम लोग ना खाना खाते हैं, ना हम लोग फिर कुछ करते हैं, काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हम लोग सोते रहते हैं, मूड ही खराब है, ठीक है। तो मैंने ऐसे क्यों बोला पता है? ऐसे ही बोल दिया। एक्चुअली ये जो वायरसेस होते हैं ना, बहुत अलग है, इनकी स्टोरी ही अलग है बेटा। हम लोगों ने बैक्टीरिया की स्टोरी देखी कि बैक्टीरिया होता कैसे, प्लीज रिवाइज करना, भूल जाओगे। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया कि यार ये बैक्टीरिया होता कैसा है, क्या करता है। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि हर किसी को, हम जैसे अपने दोस्तों के बारे में याद रखते हैं ना, किसी इंसान के बारे में या फिर किसी हीरो के बारे में, कुछ भी हो उसके बारे में हम लोग याद रखते हैं, यार ये करता क्या है, कैसा है, हर जो कुछ भी है उसका, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग, जो पढ़ाई है यहाँ पे, वायरसेस है, फंगाई है, बैक्टीरिया है, इनको भी अगर हम लोग ऐसे ही कंसीडर करें तो यार चलना देख लेते हैं वायरस कैसा है, उसकी स्टोरी कैसी है। वायरस बहुत अलग है, बहुत मतलब बहुत अलग है। क्यों अलग है पता है? क्योंकि वायरस जो होते हैं, ये ना तो बेटा, मैं कहाँ लिखूं यार, ये यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे लिखती हूँ, देख लो। वायरसेस जो होते हैं बेटा, ये लोग बहुत ही टाइम में उनको नॉन लिविंग बोलते हैं। उनको क्या कंसीडर करते हैं? नॉन लिविंग। एक्चुअली ट्रू में जो है ना, क्या बोलूं, डायलॉग जो होता है, तो वो बोलते हैं दे आर नाइदर, है ना, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। हे भगवान, ये क्या हो गया? वायरसेस जैसे कोरोना वायरस था, वायरसेस ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, ऐसे कैसे? तो है क्या वो? पहली बात वो समझ लो, ठीक है, कि ना तो वो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, ठीक है। इसको पहले मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो होता क्या है इसके बारे में, कि वो लोग बोल रहा है कि वायरसेस जो होते हैं ना, प्लीज लिख लो बेटा, आर ऑब्लिगेट, ये सब आता है उसमें बेटा, 12th में 11th में, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। वायरसेस क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट का मीनिंग होता है बेटा कंपल्सरी। ऑब्लिगेट का मीनिंग क्या होता है? कंपल्सरी। यानी कि वायरसेस कंपल्सरी पैरासाइट्स है। अब आपको पता होना चाहिए पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट है ना बेटा, एक ऐसा क्या बोलो, ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरों के ऊपर, यानी कि होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, फूड के लिए एंड स्पेस के लिए। तो अब तीसरा पॉइंट लिखो, चलो इसी को कंप्लीट कर लो। पैरासाइट्स आर दी organisms which are dependent, which are dependent on their host, और रुको, dependent on others, other organism लिखो बेटा, other
ऑर्गेनिज्म, ये जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनको बोलो होस्ट। फॉर फ्री फूड एंड शेल्टर, रहने के लिए जगह भी फ्री में चाहिए और खाने के लिए खाना भी फ्री में चाहिए। किससे लेते हैं बेटा? वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जिनको हम लोग बोलते हैं होस्ट। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए भी एंड रहने के लिए जगह के लिए भी, दैट इज शेल्टर के लिए भी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। मतलब समझो कंसेप्ट क्या है कि वायरस अगर किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर होगा तो वो नॉन लिविंग है, वो कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अगर वो टेबल के ऊपर है, अगर वो पेन के ऊपर है, कहीं पे भी है, तो वायरस नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर होगा तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब वो वायरस एनी हाउ, जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इवन बताऊं बैक्टीरिया में भी, तब जब वो वायरस, पर्टिकुलर वायरस लिविंग थिंग्स के बॉडी में घुसता है किसी भी वे से, तो एट दैट टाइम वो लिविंग थिंग की तरह वर्क करने लगता है। समझा कि क्यों उसको बोला है कि अरे वायरसेस आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, क्यों एंड क्यों उनको बोला है कि दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड पॉइंट्स है। they are non-living when they are on the non-living things, and they become living, है ना, they behave as living things when they enter inside the living things। समझे बेटा? तो ये उनकी स्टोरी है। अब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, है ना? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कमी है उनमें कि वो ऐसे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है? मैं बताऊं क्या कमी है उनमें? बहुत बड़ी कमी है बेटा। कमी ऐसी है कि उनके पास एक्चुअली जो जिंदा रहने के लिए जो सेलुलर स्ट्रक्चर लगता है, क्या लगता है? सेलुलर स्ट्रक्चर, वो उनमें एब्सेंट होता है। किसमें? वायरस में। कमी ही कमी है बेटा। समझे? कोई भी ऐसे ही दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। जब किसी के पास कुछ नहीं होता है तो ही वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सिमिलरली वायरस के पास तो बहुत कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बोलो मैं, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। अब इसका मीनिंग क्या है सेलुलर स्ट्रक्चर? बेटा सेलुलर स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो, जैसे अब ये नॉर्मल सेल है, ये क्या हो गया? ये नॉर्मल सेल, देखो सेल मेम्ब्रेन, चलो फास्ट फास्ट बोलो। ये क्या हो गया उसका? न्यूक्लियस, चलो बोलो बेटा। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया? डीएनए हो गया। ये मैं नॉर्मल सेलुलर स्ट्रक्चर सेल ड्रॉ कर रही हूँ बेटा यहाँ पे। ये कौन है? साइटोप्लाज्म है बेटा। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे 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 बहुत सारे क्या है? ऑर्गेनिल्स है। समझे? ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। जब उसके पास मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म हो, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिल्स हो, हर एक ऑर्गेनिल उसका उसका फंक्शन कर रहा हो, तो ये सारी जो चीजें होती है उसको हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। वायरस के पास ये सब नहीं है, तो वायरस के पास है क्या? है ना? तो वायरस के पास सिर्फ, सुनो हाँ, उसके पास सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल है। बहुत ठंड लग रही है, एक मिनट एक मिनट। तो उसके पास सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल है बेटा। कापूर, छान असतं कापूर। थोड़ी सी सर्दी है ना, उससे निकल जाती है फिर। सुनो, वायरस के पास फिर है क्या अगर उसके पास कुछ नहीं है तो? उसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल है। ओके, और उसके अराउंड देखो, जेनेटिक मटेरियल, हे भगवान, फिर से क्वेश्चन, क्या है जेनेटिक मटेरियल? रुको रुको, वेरी इंपॉर्टेंट, किसका? नीट का ही क्वेश्चन है जो आपको अभी से पढ़ना है। जेनेटिक मटेरियल है यानी कि क्या बेटा? डीएनए और क्या? आरएनए। बट आगे का डायलॉग कंप्लीट करो। नेवर बोथ। वाओ,
वायरस के पास उसका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, बट नेवर बोथ, कभी भी दोनों के दोनों उसके जेनेटिक मटेरियल नहीं होंगे। कुछ वायरसेस में सिर्फ डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, कुछ वायरसेस में सिर्फ आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही वायरस के अंदर डीएनए भी है आरएनए भी है, नेवर। ये एनसीईआरटी नीट का डायलॉग है, समझे? अब आगे तो ठीक है, क्या इतना ही है? नो 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 नो, उसके अराउंड में थोड़ा अलग कलर लेती हूँ। ये जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या ये ऐसा ही है नेकेड? नो, उसके अराउंड एक है ना बेटा, कोटिंग, कवरिंग। तो क्या आप इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलोगे? बिल्कुल नहीं, आप इसको बोलोगे कैप्सिड। लिखो, कैप्सिड। कैप्सिड यानी कि इसको बोलो प्रोटीन कोट। कैप्सिड यानी कि क्या है? प्रोटीन का कोट। यानी कि ये जो होता है अपना वायरस है, वायरस के स्ट्रक्चर में सिर्फ दो ही बातें होती है, एक होता है उसका जेनेटिक मटेरियल और दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल को कवर किया हुआ उसका प्रोटीन से बना हुआ कोट। बस, समझे? इसीलिए वायरस के पास कमी ही कमी है बेटा, उसके पास ये सब कुछ नहीं है जो उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए। सिर्फ इतना ही भगवान ने दिया हुआ है उसको। इसके पास तो भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर है ना, इसके पास कुछ नहीं है। इसीलिए तो ये डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। कौन? वायरस डिपेंडेंट है बेटा वो, समझे? ठीक है, जाओ मैं आगे अभी। अब देखो आगे, हाँ, एक लिख लोगे क्या? एक वर्ड लिखो, न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि क्या? वायरसेस कंटेन न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि वायरसेस के पास सिर्फ डीएनए या आरएनए रहता है। न्यूक्लियो यानी कि ये, एंड प्रोटीन यानी कि प्रोटीन की क्या? कोट। बस याद रखो, समझे? बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। वायरस ऐसा होता है बेटा। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं वायरस के बारे में। वायरसेस बोलते हैं कि देखो डायलॉग मारा ही है इन्होंने यहाँ पे कि वायरसेस आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, दैट इज दे आर द ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वर्ड दिया है एज। पता है, एक बात बोलूं, एज की बजाय ना एक्चुअली हायर क्लासेस में बोलते हैं दे आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ यानी कि क्या? वो लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, या फिर लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, बीच में, कभी ऐसा कभी वैसा, तो वो हो गया थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। या फिर बोलेंगे एट द एज ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, चलो ये एक हो गया अपना वायरसेस के बारे में पहला पॉइंट कंप्लीट बेटा। अब एक बात बोलो प्लीज याद रखना, वायरसेस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। हम लोगों ने किंगडम मोनेरा में ही पढ़ा है। किंगडम मोनेरा में देखा था कि बैक्टीरिया सबसे छोटे होता है लिविंग सेल्स। बैक्टीरिया के लिविंग सेल्स में भी द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हम लोगों ने, चलो याद करो क्या पढ़ा था, माइकोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्म। हाँ, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है जो बैक्टीरिया में पढ़े थे। तो बैक्टीरिया से भी तो छोटे वायरसेस है, तो क्यों नहीं वायरसेस को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स बोला? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है वायरसेस लिविंग नहीं है बेटा, वो तो एज में अटके हुए हैं। ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। बट वायरसेस की साइज हमेशा बैक्टीरिया से छोटी होती है क्योंकि बैक्टीरिया सेलुलर है, उसके पास भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है, फिर भी अपने से कमी है, ठीक है। बट वायरस से ज्यादा है। अब आगे चलो जाने दो। अब आगे बोलते हैं कि वायरसेस बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं बेटा? वो 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से, लर्न कर लो।
कितनी साइज होगी बेटा? 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। बैक्टीरिया से इतने छोटे होते हैं, 10 to 100 टाइम्स छोटे बैक्टीरिया से होते हैं। तो कितनी साइज है? 10 to 100 नैनोमीटर इतनी साइज है। इतने छोटे हैं कि उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। आपको पता है ना, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वैसे ही ये कहाँ दिखते हैं बेटा? सिर्फ एंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। चलो अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया, मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले बेटा कि बायो अगर आप पढ़ोगे तो बायो में सच्ची में बहुत सारे करियर के ऑप्शंस है। उसी में एक करियर का ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी। हाँ, माइक्रोबायोलॉजी में भी आप आगे आपका करियर कर सकते हैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। देखो बेटा, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ इसका मीनिंग निकालो। चलो माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग निकालो। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने शायद से ड्रॉ भी कर दिया है। हाँ, मुझे आदत हो गई है। वर्ड को रीड करते ही मैं क्या कर देती हूँ ना, कि उसको ब्रेक कर देती हूँ। ठीक है, ब्रेक कर देती हूँ मैं। अभी यहाँ पे देखो, माइक्रोबायोलॉजी, लॉजी का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको? स्टडी। बायो का मीनिंग क्या होता है? माइक्रोबायो। माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल, बायो मतलब क्या होगा बेटा? लाइफ या फिर लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में माइक्रो यानी कि क्या बेटा? वेरी स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। तो वायरसेस को कौन से फील्ड में पढ़ोगे बेटा? माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि ये ऐसा है बेटा, माइक्रोबायोलॉजी, ये ऐसे भी कर लो। सो माइक्रोबायोलॉजी, इन दिस फील्ड एक्चुअली वी आर स्टडिंग और वी विल बी स्टडिंग अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत अच्छा फील्ड है। ठीक है, चलो अब आगे उसका उन्होंने बोला है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरसेस कैसे होते हैं? सेलुलर है? अजीब बात तो नहीं, व्हाट दे आर? असेलुलर। ओके, व्हाई? दे डू नॉट कंटेन सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, साइटोप्लाज्म नहीं, कुछ नहीं है बेटा उनके पास। दे कंटेन ओनली दो टू थिंग्स। ये हो गया मेरा जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोट, ये मैंने अभी बता दिया आपको। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि अरे यार ये तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हो गए, छोड़ते ही नहीं है पीछा। यानी कि वो अकेले रह ही नहीं सकते, कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, रह ही नहीं सकते, उनको होस्ट की जरूरत होती ही है। जब वो होस्ट के अंदर आ जाते हैं तो क्या करते हैं? क्यों जरूरत है? अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है। ठीक है, सुनो। अब होता क्या है कि अगर वायरसेस नॉन लिविंग है तो क्वेश्चन आता है, तो वायरस का इन्फेक्शन कैसे होता है या फिर वायरस का नंबर कैसे बढ़ता है? अगर नंबर मतलब ये ना, तो वो रिप्रोड्यूस कैसे कर देते हैं कि अगर वो नॉन लिविंग है? तो मैं बताऊं क्या होता है और क्यों भगवान ने उसको सिर्फ जो है तो जेनेटिक मटेरियल दिया है, प्रोटीन कोड दिया है। सुनो, होता क्या है ना कि ये जो वायरसेस होता है ना, जब वो होस्ट सेल के, सपोज ये मैंने एक सेल ले लिया, बैक्टीरिया ले लिया, और ये ऐसा वाला वायरस है। ये कौन है? वायरस। कैसे पता चला? डीएनए एंड उसके अराउंड क्या है? प्रोटीन का कोट। ये मैंने क्या लिया? बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया का क्या है? जेनेटिक मटेरियल। तो ये बैक्टीरिया, हाँ सुनो, क्या होता है कि, अरे रुको, तुमने ये देखा क्या बेटा कि बैक्टीरिया ही हमेशा हमको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, उसको भी इन्फेक्ट करने वाला कोई तो भी होता है। यानी कि उस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करने वाला वायरस होता है बेटा, जिसको आप लोग बोलोगे बैक्टीरियोफेज। क्या बोलोगे? बैक्टीरियोफेज। यानी कि कंसेप्ट क्लियर कर लो। इज अ वायरस, लिखो 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 लिखो, सिर्फ सुनते नहीं बैठना है। इज अ वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। अच्छा अच्छा, समझे? ठीक है, अब ये वायरस जो है ये भाई साहब जाएंगे और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देती हूँ। तो होगा क्या, ये जाएंगे इधर, और उन्होंने क्या किया, अच्छे से देखना प्लीज। उन्होंने जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर लिया। इन्फेक्ट करने के लिए वो इनको पहले अटैच होते हैं। उसके बाद में ये भाई साहब क्या करते हैं? वायरस, वायरस का सिर्फ जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर चला गया? इसके अंदर गया बेटा। प्रोटीन कोट बाहर ही रहती है, अंदर कौन घुस जाता है? जेनेटिक मटेरियल।
आगे की सोचो बेटा कि ये जो वायरस है, ये वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो ये जो बैक्टीरिया है इसकी कुछ जो एंजाइम्स होती है उसको यूज करता है, ठीक है, और खुद के मल्टीपल कॉपीज बनाता है। देखो मैंने कलर क्या किया है, ये तो डीएनए खुद के ही जेनेटिक मटेरियल, और साथ ही साथ प्रोटीन का कोट भी बनाता है। फिर क्या होगा, किसको यूज किया उसने, जैसे रहने दो, जैसे है ना ये अंदर गया, सिर्फ उसका क्या गया, प्रोटीन कोड बाहर ही है, जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया। जेनेटिक मटेरियल ने क्या किया, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास जो एंजाइम्स है या फिर जो कुछ भी है उसको यूटिलाइज करके खुद के मल्टीपल कॉपीज बना ली बेटा। क्या बना ली, मल्टीपल कॉपीज बना ली। अब ये कितने सारे, एक वायरस का सिर्फ ये जेनेटिक मटेरियल आया था, अब देखो कितने वायरस हो गए, 1 2 3 4 5, डिपेंड करता है कितने भी हो सकते हैं। फिर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो गए। इसीलिए ये है ना, डिपेंडेंट रहते हैं होस्ट के ऊपर, क्योंकि खुद अगर वो बाहर रहेंगे ना तो वो रेप्लिकेट ही नहीं हो पाएंगे, इसीलिए वो डिपेंडेंट है। अब आगे क्या होगा, बाकी कुछ नहीं बेटा, ये इसी बैक्टीरिया को जिसकी हेल्प से वो मल्टीप्लाई हुए थे उसको रप्चर करके ये लोग यहाँ से बाहर चले आएंगे। पता है, एक बोलते हैं जिस खाली में खाना खाया उसी खाली में छेद किया, ऐसे होता है। यानी कि ये वायरस ने बेचारे बैक्टीरिया की हेल्प ली थी खुद के मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, और बाद में उसी बैक्टीरिया को रप्चर करके खुद बाहर आ गए। अब ये जो बाहर आ गए ये वापस किसी नए बैक्टीरिया को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे बेटा, और इस तरह से वो क्या करते हैं, एक्चुअली खुद का नंबर जो है वो इंक्रीज करते हैं। ये तो मैंने बैक्टीरियोफेज की स्टोरी बोली कि वो किस तरह से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। वैसे ही जो भी वायरसेस, प्लांट के वायरसेस होते हैं, एनिमल के वायरसेस होते हैं, ये वायरसेस ऐसे ही हर एक सेल को इन्फेक्ट करते हैं, समझे बेटा, और अपना नंबर बढ़ाते हैं, इसीलिए ये ऑब्लिगेट है ना। देखो यहाँ पे बोला भी है कि इनसाइड होस्ट बॉडी, अब ये बैक्टीरिया होस्ट हो गया, ये बैक्टीरियोफेज के वायरस के लिए, वायरसेस कैन प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल। ये जो मैंने गोल गोल किया ये कौन है, प्रोटीन कोट है, ये कौन है, जेनेटिक मटेरियल है, एंड दस फॉर्म्स न्यूमरस रेप्लिका, ये डुप्लीकेट कॉपीज है ना इसकी, इसीलिए मल्टीपल कॉपीज। और फिर जब वो बाहर आएगा है ना, वाइल कमिंग आउट ऑफ द होस्ट सेल, क्या होगा, वायरसेस डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री। हे भगवान, इसीलिए वायरस मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या मैंने बोला था आपको थोड़ी देर पहले, मुझे बहुत पसंद है वो, अजीब बात नहीं वो बहुत, वो दगाबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, कोई बात नहीं बेटा, ये नेचर है। इवोल्यूशन प्रोसेस में हर एक ऑर्गेनिज्म इसी तरह से बने हुए हैं, और हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग यू कैन से तरीका है ना। चलो अब आगे, आगे उन्होंने बोला है, ये तो हमने पढ़ लिया कि जो फ्री वायरसेस है फिर से दूसरे सेल्स को, होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे, खुद के ना मल्टीपल कॉपीज बना देंगे। यहाँ पे ना उन्होंने क्या बोला था पता है क्या, एक बात बोलूं, ये जो वायरसेस होते हैं ना उनकी एक बात फिक्स होती है कि उनको जैसे मैं बताती हूँ, अगर प्लांट का वायरस होगा तो उसको प्लांट ही लगेगा, उसको एनिमल का सेल नहीं लगेगा। अगर प्लांट का वायरस एनिमल के बॉडी में गया तो एनिमल को इन्फेक्शन नहीं होगा बेटा, प्लांट के वायरस को प्लांट का सेल ही लगेगा, एनिमल के वायरस को प्लांट का सेल नहीं लगेगा, एनिमल के वायरस को एनिमल ही लगेगा, बैक्टीरियोफेज को जो वायरस है उसको बैक्टीरिया ही लगेगा। यानी कि ये लोगों का जो होस्ट है वो फिक्स होता है, दे आर होस्ट स्पेसिफिक। क्या होते हैं वो, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। हाँ बाबा देखो, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ है ना एग्जांपल्स दिए, बहुत डिटेल में अभी नहीं जाते हैं हम लोग, लास्ट लास्ट टॉपिक है, खत्म होने को आ गया है बेटा। यहाँ पे देखो उन्होंने कुछ वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं वो बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन को जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं दे आर पोलियो वायरस। तो पोलियो जो होता है, था, अभी बहुत सा वैक्सीन की वजह से वो इरेडिकेट हो गया है, तो पोलियो वायरस, पोलियो जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा लिखो बेटा, ये रेस्पिरेटरी डिसीज है। इन्फ्लुएंजा कौन सी डिसीज होती है, रेस्पिरेटरी डिसीज, यानी अपनी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना बेटा उसकी डिसीज होती है। HIV, एड्स, ये भी वायरस है, लिख लो, अभी STD है ये कौन है, STD, HIV या फिर HIV वायरस है,
एड्स डिसीज है, ये एसटीडी यानी कि ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एचआईवी बहुत भयानक होता है, एचआईवी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं मोनेरा में, एसटीडी है ना, सिफिलिस जैसे पढ़ा था, तो वैसे ही एचआईवी एड्स। ओके, अब है ना, मेरा ना मन नहीं करता है किसी पॉइंट को छोड़ने को, इसीलिए ना मैं पूरे पॉइंट ना कवर करती रहती हूँ। देखो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता यार छोटे बच्चे उनको क्यों यार नहीं पता होना चाहिए आपको। सुनो, यहाँ पे एक वर्ड आ गया एचआईवी, बच्चों को पता ही नहीं रहता यार, पढ़ो पढ़ो, देखो लिखो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, फुल फॉर्म लिखो चलो एचआईवी का, HIV लिखो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, उसके बाद में लिखो एड्स का फुल फॉर्म, लिखा क्या ये आपने, लिखो 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 जल्दी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो गया। अब एड्स का लिखो, AIDS, एड्स लिखो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम। ठीक है, लिखो पूरा, एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, लिखा हो गया। अब इसमें क्या डिफरेंस है, एचआईवी ये वायरस है जिसकी वजह से ये डिसीज होती है, एचआईवी कौन है, वायरस, एड्स क्या है, डिसीज है। तो एचआईवी की वजह से एड्स होता है, एड्स की वजह से एचआईवी नहीं होता है। हायर क्लास में आ जाओगे तो फिर और डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में कैटल्स में एक ये है पिकॉर्ना वायरस है, पिकॉर्ना वायरस। प्लांट्स में कौन है, टोमेटो विल्ट वायरस, टोमेटो से रिलेटेड है। वैसे ही टोबैको मोजेक वायरस, ये है आगे सिलेबस में, TMV टोबैको मोजेक वायरस। ऊपर क्या था, टोमेटो विल्ट वायरस, बस पढ़ लो। एंड देन बैक्टीरिया का, ऑफ कोर्स बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, वो तो मैंने बताया। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस होता है वो कौन होता है, वो ऐसा दिखता है, कितना अच्छा ड्रॉ किया देखो, बैक्टीरियोफेज ऐसा होता है। कैसे लग रहा है, स्पाइडर की तरह लग रहा है या फिर मॉस्किटो की तरह लग रहा है ना, ये लास्ट टॉपिक है ना, फिर खत्म हो गया अपना। देखो इसमें ना ये जो है ये पूरा प्रोटीन का कोट है, हेड है, ये पार्ट कौन है, हेड, इसके अंदर कौन है, DNA। फिर ये क्या है, ये प्रोटीन का कोट है, कैप्सिड, ये क्या है बेटा, कैप्सिड है, प्रोटीन का कोट। बोला था ना DNA होता है, प्रोटीन की कोट होती है, ये उसका हेड है। आगे जाके ये जो पार्ट है उसका कॉलर है। उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने ये पूरा कोर बताया है, देखो बेस प्लेट, ये वाला जो ना ये बेस प्लेट है, ये टेल फाइबर्स है, ये ऐसे ऐसे जो जा रही है ना, ये ऐसे 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 जो जा रही है, इनको हम लोग बोलते हैं टेल फाइबर। जैसे स्पाइडर के भी ऐसे होते हैं ना लेग्स, तो टेल फाइबर है। ठीक है, और ये पूरा उसका क्या है, कोटिंग है, ऐसा कोटिंग है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है बेटा, इसमें भी क्या क्या पार्ट आते हैं, हेड आता है, DNA आता है, कॉलर है, एंड टेल फाइबर्स है, एंड बेस प्लेट, इतनी बेस प्लेट है। बस ये पिंस होता है, इनको आप बोल सकते हैं हाँ पिंस। ओके, तो चलो बेटा, अब हम लोगों ने ये चैप्टर तो पूरा फिनिश कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने फिनिश किया है। एंड आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको है ना, चैनल को मतलब शेयर करो ये सारे लेक्चर्स, एंड प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक लाइक एंड इवन आप कमेंट्स भी करो, क्योंकि है ना आप अगर कमेंट करते हो आपको और क्या चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए, तो उससे और थोड़ा सा हमको ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और ज्यादा जो है मेहनत करते हैं। आपको बताओ सच्चे में लेक्चर ऐसे रिकॉर्ड करने में हर एक टीचर, मेरी तरह हर एक जो टीचर है बहुत मेहनत करते हैं। इसके लिए आपको जो है एक थोड़ा सा लाइक देना, शेयर करना, या फिर उसको जो है कमेंट देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स देना, तो मोटिवेटेड हो जाते हैं हम लोग टीचर्स। चलो फिर बाय बाय, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके।